I think it's extremely important. Kerala's capital is Thiruvananthapuram, and we have really been suffering from misgovernance, bad governance for the last 45 years. भाजपा जहां कहीं पे भी सफल हो रही है, तो उसका जो प्लेटफॉर्म कोई तैयार करता है, तो वो उनकी मदर इंस्टीट्यूशन क्या है? आरएसएस। लेकिन अब आपको लगता होगा कि संघ का जब इतना विस्तार है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही? भाजपा के लिए हमेशा से ये बहुत बड़ी चुनौती रही। केरल में बीजेपी के पास कोई पोस्टर बॉय नहीं। एक संकल्प कर जाइए, एक खूबसूरत प्रदेश में, इन नदियों के प्रदेश में अगली बार भाजपा सरकार। जिस तरह से एक मुसलमान कैंडिडेट बीजेपी के चुनाव पे जीता है, ये बीजेपी के लिए एक खुशी की बात है। आने वाले दिनों में जिस तरह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, वैसे ही मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो तीसरे नंबर की पार्टी है, उसकी लड़ाई ये है केरल के अंदर कि वो केरल के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी बने। I can't tell you date, time and location that Prime Minister will decide, but certainly it is on the cards that he will visit Tirunelveli. ये अब भाजपा को नंबर 2 पर पहुंचना है। तो मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। एक हिंदुस्तान के राज्य में कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं और उस चुनाव में भाजपा जीत जाती है। 101 वार्ड में से 50 वार्ड जीतती है। आप कहेंगे तो इसमें कौन सी नई बात है, भाजपा तो बराबर जीत रही है और एक कॉरपोरेशन के चुनाव को आप डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ से जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर ये भाजपा जीतती है और देश के प्रधानमंत्री 2 बार, आप नोट कीजिएगा, 2 बार ट्वीट करते हैं। अब आप जानेंगे ये कौन सी जगह है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को 2 बार ट्वीट करके मुबारकबाद देनी पड़ती है अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को। जी, ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण जगह है जहां पर कमल खिला है। ये कौन सी जगह है, ये क्या है, ये क्या सारा खेल है और कैसे भाजपा ने ऐसी जगह पे जीत अर्जित की है कि जहां से प्रधानमंत्री को 2 बार ट्वीट करना पड़ा। आप लोग अगर समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमारे साथ इसको समझाने के लिए, उस जगह को बताने के लिए और एक एक्सप्लोसिव आपको बात बताने के लिए कि कैसे भाजपा 100 में से 101 में से 50 वार्ड जीती है, यहां को समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि श्रीधर राव जी हैं। श्रीधर राव जी का मैं आपको परिचय दे दूं। एक तो हमारे मित्र हैं, ये तो जग जाहिर है, लेकिन राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, भाजपा को जानते हैं, आरएसएस को जानते हैं। ये वही हैं जिन्होंने हमारे चैनल पर आपको बताया था कि दिल्ली में आप हार रही है, आपका कारण भी बताया था, त्रिदेव आरएसएस का, उसका ही बताया था। फिर बिहार में बताया था कि ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है और बंगाल का भी आपको बता चुके हैं कि किस तरह से भाजपा और आरएसएस काम कर रही है। उसी में उन्होंने कहा था कि अमित शाह के 3 सपने हैं और एक उसमें से सपना है, उसी की आज हम बात करेंगे। तो श्रीधर जी, बड़ा सस्पेंस सा क्रिएट कर दिया है, कुछ कमेंट भी आ गए हैं जो समझ गए हैं। तो कौन सी जगह है और उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए। देखिए हैदर भाई, जैसे हमारी आपकी बात हुई, तिरुवनंतपुर और केरल में भाजपा के जीत की कहानी को आपने मुझसे कहा कि कैसे ये मुमकिन हुआ, केरल में कैसे भाजपा जीती। तो सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को अपडेटेड जो नतीजे हैं वो ये कहते हैं कि ग्राम पंचायत में भाजपा को 26 जगहों पे सफलता मिली है और नगर पालिका में 2 जगह भाजपा जीती है और एक नगर निगम जिसको तिरुवनंतपुरम, 1 जगह भाजपा को कामयाबी मिली है। करीब 50 सीटें भाजपा ने वहां जीती, जो हमारे शशि थरूर का संसदीय क्षेत्र है, इस कारण बहुत चर्चा में है। तो ये, और राज्य में 2 पार्टियां हैं बड़ी, एक एलडीएफ और एक यूडीएफ, एक लेफ्ट अलायंस है और एक कांग्रेस समर्थित अलायंस है, और ये 2 बड़ी पार्टियां वहां पर है और उसमें भाजपा
बहुत पीछे, तीसरे नंबर पे है, लेकिन गैप बहुत बड़ा है। लेकिन इस गैप के बाद भी जिस तरह से भाजपा के तिरुवनंतपुर की जीत, भाजपा ने देखिए तिरुवनंतपुर जीता है लेफ्ट से, और कोझिकोड और कन्नूर में भी भाजपा ने अपने कदम बहुत तेजी से बढ़ाए हैं। करीब वहां पे 13 और 14 सीटें जीता है भाजपा ने। तो ये एक बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी सफलता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भाजपा के बड़े नेता सब गदगद है। तो इसकी कहानी ये है कि एक तो भाजपा ने तिरुवनंतपुर में 45 साल का जो गढ़ था कम्युनिस्ट पार्टी का, वामपंथी दलों का, उस गढ़ में अपना परचम फहराया है। ये बहुत बड़ा क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री खुश हैं? ये कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं संक्षेप में टू द पॉइंट आपके दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए केरल में भाजपा का झंडा कमल खिलाने के लिए भाजपा ने कितनी मेहनत की है, कितना प्रयास किया है। I think it's extremely important. Kerala's capital is Thiruvananthapuram, and we have really been suffering from misgovernance, bad governance for the last 45 years that the left has been ruining the city. A city that was the jewel of India, that was the pride of India, the cleanest city in India when I was a child, has now been reduced to a city of potholes, overflowing and choked drains, completely unusable and smelly canals, a complete mess. And on top of that, every time it rains, every junction is a swimming pool. We have had we've not had adequate attention to the daily civic problems experienced by residents with water, with electricity, with transport, with roads. And for this reason, we believe the time for change has come. And the UDF and the Congress Party have brought forward young candidates. Young Neetu Vijayan here is our candidate. She's a youth Congress person, but somebody who's got well connected to the local people. And for us to put forward young faces, new faces, is also a message that this is a time for change. And I've come spoiling my 100% attendance record in Parliament in order to vote for her, for the Congress, for the UDF, to convey the message that change must come to Thiruvananthapuram. तो इस कहानी को अगर आप समझेंगे तो ये 1940 से शुरू होता है। अब आप सोचेंगे 1940 में तो देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो देखिए भाजपा जहां कहीं पे भी सफल हो रही है तो उसका जो प्लेटफॉर्म कोई तैयार करता है तो वो उनकी मदर इंस्टीट्यूशन क्या है? आरएसएस। मैं हर बार आपके विश्लेषण में जब भी भाजपा की बात करता हूं तो मैं आरएसएस वाले फैक्टर को जरूर लेकर आता हूं। तो भाजपा के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, वो अगर कोई तैयार करता है तो वो कौन तैयार करता है? आरएसएस। और आरएसएस 1940 से केरल में सक्रिय है। और आरएसएस को वहां अपना पांव जमाना बहुत मुश्किल था। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि 1952 से वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है। और कम्युनिस्ट पार्टी, आपने देखा त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, और यहां से कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ने के लिए, खासकर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूंगा, आसान नहीं था। कांग्रेस नहीं लड़ सकी कम्युनिस्ट पार्टी से पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी को उतरना पड़ा, और ममता दीदी ने कितनी लाठियां खाई हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। तब जाके कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा वहां से सफाया किया ममता दीदी ने। अब एकमात्र राज्य भारत का है केरल, जहां पर कम्युनिस्ट का डंका बजता है। और उस राज्य में संघ को स्थापित करना, देखिए संघ का विस्तार हुआ, और संघ को पनपने का मौका कब मिला जानते हैं हैदर भाई? संघ को पनपने का मौका मिला जब इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लगाया। आपातकाल संघ के सामने एक बहुत बड़ा अवसर बनकर आया, और उसमें कम्युनिस्ट का जो कैडर था, वो कम्युनिस्ट कैडर जो है वो कहां चला गया? संघ में आ गया। और उसके बाद माने 60 से लेकर 80 का ये दशक था, इसमें संघ ने बहुत तेजी से अपना विस्तार किया, और आपातकाल एक अवसर बनकर आया।
अब उसके बाद क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि कम्युनिस्ट के शासन में स्वयंसेवकों ने इतना संघर्ष किया कि कईयों को अपने प्राण जान गंवाने पड़े। खूनी संघर्ष हुआ कम्युनिस्ट और संघ के स्वयंसेवकों के बीच। इसका बहुत लंबा इतिहास है। और सबसे आश्चर्यजनक बात आपको और बताऊं कि इसमें जो संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक मारे गए, वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही संघ में आए थे। माने जो पहले कम्युनिस्ट का कैडर था, वो संघ का कैडर बना, और जब कम्युनिस्ट और संघ का संघर्ष हुआ, तो उसमें मारे कौन गए? कम्युनिस्ट कैडर के ही संघी मारे। इस तरह अब ये स्थिति है हैदर भाई कि और जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, तो वहां से अमित शाह और भाजपा और नरेंद्र मोदी एक सपना देखते हैं। वो सपना जैसे कि पश्चिम बंगाल को जीतना, तमिलनाडु को जीतना और केरल को जीतना। तो उस सपने के तहत मुझे याद है 2017 अप्रैल के महीने में अमित शाह लक्षद्वीप का दौरा करते हैं और वहां पर घर घर जाकर वो लोगों से मिलते, बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है और पूरी मुस्लिम बहुल आबादी है वहां पे लक्षद्वीप में। तो वहां पर जाकर वो उस समय एक एक लोगों के घरों में जाकर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष खाना खाता है। तो उस समय भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में मैंने कहा था कि अमित शाह का सपना बहुत बड़ा है और ये शुरुआत आपको देखने में लग सकता है कि ये बहुत छोटा सा कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा नहीं था वो। और वो जो अमित शाह ने लक्षद्वीप के दौरे में हर घर घर जाकर जो खाना खाया, एक एक कार्यकर्ता से मिले और वहां के पद्मश्री या पद्मभूषण कोई स्वयंसेवी नागरिक थे, उनके घर गए, उनसे मुलाकात की, तो वहां पे उन्होंने मुस्लिम बहुल आबादी में जाकर अमित शाह ने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया। एक संकल्प कर जाइए, एक खूबसूरत प्रदेश में, इन नदियों के प्रदेश में अगली बार भाजपा सरकार। लेकिन उसके बाद भी संघ ने बहुत विस्तार किया। आपको हैदर भाई बता दें, आज की तारीख में केरल में संघ का बहुत मतलब इतना ज्यादा कामयाब है संघ वहां पर, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। संघ की शाखाएं का जो घनत्व है वो उत्तर भारत में उतना नहीं जितना केरल में है। लेकिन अब आपको लगता होगा कि संघ का जब इतना विस्तार है तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही? अब उसका कारण यह है कि सबसे पहला जो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, वो चुनौती है डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी में क्या है हैदर भाई कि वहां 46% केरल में ईसाई और मुसलमान है। 46% आबादी ईसाई और मुसलमानों की, और हिंदू समुदायों में 25% एझावा समुदाय है वहां पर हिंदुओं का, और 12.5% नायर समुदाय है और नंबूदरी ब्राह्मण है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि अब संघ का इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी केरल में भाजपा क्यों नहीं जीतती? उसका कारण यह है कि एक तो धीरे से परत दर परत अगर इसमें बात करें तो सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो 46% ईसाई और मुसलमानों का वोट है, वो पूरी तरह से यूडीएफ और एलडीएफ में बटा हुआ है, ठीक है। और अब बचते हैं जो 52% 54% हिंदू आबादी है जिसमें एझावा समुदाय के लोग हैं। ये एझावा समुदाय जो है ये परंपरागत कम्युनिस्ट पार्टी के वोटर रहे हैं हमेशा से, और जो बचते नायर हैं 12.5%, इनका वोट बटा हुआ है, ये भर स्विंग करते हैं। और जो नंबूदरी ब्राह्मण हैं वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही परंपरागत वोटर। ऐसे में क्या हुआ कि जब भी चुनाव होते थे तो जो कम्युनिस्ट कैडर है उनका प्रचार ये कहता था कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है कि अपने वोट को खराब करना।
तो ये आरएसएस मजबूत था, लेकिन बीजेपी का कैडर भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि भाजपा ने इस दौरान वहां पे करीब केरल में 25,000 के आसपास बूथ हैं। अब 25,000 बूथ में से भाजपा की पहुंच 22,000 बूथों तक है। 22,000 बूथों तक भाजपा की पहुंच है। उसके बाद भी भाजपा सत्ता में नहीं आती। उसका कारण ये है कि ये जो नैरेटिव होता है कि भाजपा को वोट देने का मतलब है कि भाजपा का वोट, अपना वोट खराब करना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये हमेशा से भाजपा के लिए वहां एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है। तो भाजपा ने इन तमाम चुनौतियों को लड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। यहां तक कि भाजपा, आपको याद होगा अभी जो चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट भी चुनाव जीता है। भाजपा ने इस स्तर पे वहां जाकर काम किया। अब आपको बताऊं, ईसाई समुदाय को साधने के लिए भाजपा ने एके एंटोनी के जो बेटे हैं अनिल एंटोनी, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, उनको पार्टी की जिम्मेदारी दी। ईसाई नेता थे पीसी जॉर्ज, उनकी पार्टी का भाजपा में विलय हुआ। ऐसे करके भाजपा ने इस डेमोग्राफी में सेंध लगाने की बहुत कोशिश की और लोगों के अपने तरफ करने के लिए बहुत कोशिश किया। और इस दौरान और इस पूरे संघर्ष में स्वयं आरएसएस के स्वयं सेवकों के साथ बीजेपी के कई नेताओं की हत्या हुई। ये आप खोलेंगे, जब आप नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 300 से ज्यादा तो भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए हैं इस संघर्ष में, खूनी संघर्ष में, और सैकड़ों की तादाद में स्वयंसेवक मारे गए। तो ये एक बहुत लंबा संघर्ष। उसके बाद आता है कि अब भाजपा क्यों नहीं जीतती वहां पे। एक तो कारण डेमोग्राफी हो गया, दूसरा हो गया सीपीआईएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इन दोनों के बीच क्या है, बहुत बढ़िया इक्वेशन है। जहां पर भी इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जीतने की संभावना है, तो ये लोग अपना वोट एक दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं। इनके बीच इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि ये, अगर उनको थोड़ा सा भी लगा कि तीसरा कोई जीतने वाला है, तो ये वोट आपस में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर वामपंथियों का जो प्रचार, ये एक बहुत बड़ी चुनौती। इसमें वो हिंसक प्रचार भी हुआ है बहुत जगह, कई कार्यकर्ता मारे गए हैं। तो भाजपा के लिए हमेशा से ये बहुत बड़ी चुनौती रही। और इतना स्थानीय बीजेपी नेताओं की इतनी हत्या हुई है, इतनी हत्या हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। और इतना कुछ करने के बाद भी, जैसे कि हर प्रदेश में, हर राज्य में, केरल में बीजेपी के पास कोई पोस्टर बॉय नहीं। जैसे तमिलनाडु में भी अन्नामलई कोई पोस्टर बॉय बन गए वहां पर। तो ऐसे करके, जैसे कर्नाटक में पोस्टर बॉय थे। तो कहने का मतलब ये कि केरल में इनके पास कोई ऐसा नेतृत्व, ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसके दम पर। तो ये परिवर्तन आया, ये प्रयास, ये संभावना जगी नरेंद्र मोदी 2014 के बाद। न्यू केरल, मोदी विजन, मोदी है तो मुमकिन है, विकास, ये तमाम मुद्दे, और जिस तरह से मोदी का प्रयास, तो ये कोशिशें जो लगातार हुई, उसके बाद धीरे धीरे धीरे, अच्छा ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास वह वोट बैंक नहीं है। भाजपा के पास 6-7 सीटें ऐसी हैं वहां पे लोकसभा की, जहां पर भाजपा का वोट प्रतिशत 30% को छूता है। और ओवरऑल औसत देखें तो 15 से 20 के बीच में वोट प्रतिशत है बीजेपी का। लेकिन वो लड़ाई इतनी बढ़िया है, यूडीएफ और एलडीएफ का तालमेल इतना बढ़िया है कि वो वोट जो है सीट में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाते। लेकिन इस बार भाजपा ने उसे सीटों में, इस जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सीटों का आंकड़ा है, देखिए बहुत छोटा आंकड़ा है कि ग्राम पंचायत में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ, बंपर फायदा हुआ। 505 सीटें ग्राम पंचायत को दी। दूसरे नंबर पे कौन है, एलडीएफ है 340 और भाजपा है मात्र 26।
लेकिन ये 26 भी बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब जैसे नगर निगम है, तो 4 नगर निगमों में यूडीएफ को 4 जगह यूडीएफ को सफलता मिली है, 1 जगह एलडीएफ को सफलता मिली है और 1 जगह ये जो सफलता मिली है तिरुवनंतपुर में भाजपा को, ये एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये इतना लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस केरल की सीट को जीतने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। और आप यकीन मानिए हैदर भाई कि जिस तरह से भाजपा ने ये प्रयास किया है, ये प्रयास इसके पीछे संघ का हाथ है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों का हाथ है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का जो कोशिश है, जो एफर्ट है, जो उम्मीद, अब ये जो उम्मीद जगी, जैसा कि मैंने बताया कि अब लोगों को ये नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी में वोट डालने का मतलब हमारा वोट खराब होगा, ये नजरिया अब यहां से बदलेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी खुश हैं, इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी खुश है। जिस तरह से एक मुसलमान कैंडिडेट बीजेपी के चुनाव पे जीता है, ये बीजेपी के लिए एक खुशी की बात है। तो ये जो रास्ता दिख रहा है, उम्मीद की जो रोशनी, जो टॉर्च है, ये टॉर्च एक दिन जैसे सूरज जब उगता है तो थोड़ा सा निकलता है तो हल्की हल्की रोशनी होती है ना, तो ये वही रोशनी है, ये उदय की रोशनी है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनकी जो मेहनत है, इस मेहनत को आप नकार नहीं सकते। ये मेहनत जो है अब उगना शुरू हुआ है, उदय हुआ है इसका। I can't tell you date, time, and location that Prime Minister will decide, but certainly it is on the cards that he will visit Tirunelveli. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी या तीसरे नंबर, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, वैसे ही मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो तीसरे नंबर की पार्टी है, उसकी लड़ाई ये है केरल के अंदर कि वो केरल के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी बने। ये अब भाजपा को नंबर 2 पर पहुंचना है और ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी और ये केरल के ये जो कहानी है, ये तिरुवनंतपुर सीट की कहानी है, ये भाजपा के नंबर 3 पर दमदार तरीके से पहुंचने की एक अच्छी कोशिश के तौर पर, इसीलिए भाजपा इतनी उत्साहित है। सर, इसमें एक ये भी बता दीजिए कि शशि थरूर जी का कितना हाथ है, उनको सावरकर अवार्ड भी दिया जा रहा था, तो ये जो बैटिंग की है, ये जो सारा काम किया है, तो इसके पीछे शशि थरूर जी का कितना बड़ा हाथ योगदान है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से ये खबर आ रही थी कि भाजपा के काफी नजदीक जा रहे हैं और उन्होंने अभी भी ये जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक है। ये बात मैं आपसे इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो आप लोगों ने ये कहा था कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनकर खेल रही थी और मतलब कि बीजेपी को जिता दिया क्योंकि हमें हराना था। तो कहीं ये शशि थरूर बी टीम तो नहीं है? देखिए, अब ये तो जनता समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं हैदर भाई, इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के मामले में विदेश में भाजपा को जिस तरह से शशि थरूर ने सरकार की तरफदारी की है, अब इसमें भले उन्होंने कोई पार्टी और लाइन पे कोई बात नहीं करी, इन्होंने देश की लाइन पे बात रखने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने ही इसको इस तरह, इसमें गलती मुझे लगता है कांग्रेस की है। जिस तरह से शशि थरूर ने जो राष्ट्र प्रथम और देश को पहले रखकर जो लाइन चुनी, वो लाइन सही थी। अगर पूरी कांग्रेस भी उनके साथ रहती तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा बातें नहीं बनाई जाती, क्योंकि ऐसा होता है जब भी देश पे ऐसी कोई राष्ट्रीय हित की बात आती है तो पक्ष और विपक्ष एकजुट हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने शशि थरूर वाले मामले में जो नजरिया अपनाया, उसका फायदा थरूर को कितना हुआ, बीजेपी को कितना हुआ, लेकिन कांग्रेस को इसका 100% नुकसान हुआ। और ये जो संदेश है और जिस तरह से आपने शशि थरूर को अलग थलग करने की कोशिश की
और शशि थरूर की इमेज केरल के अंदर और देश के अंदर कम से कम एक पढ़े लिखे, साफ सुथरे, ईमानदार नेता की तो है, एक छवि है। तो अब ये देखिए, ये अब जिस तरह से राहुल गांधी ने भी इस पे कमेंट करने से मना कर दिया, साफ बचते नजर आए। तो और कांग्रेस इस चुनाव में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो अब ये देखते हैं कि कांग्रेस इसको, इस पूरे वाकये को, देखिए शशि थरूर ने तो अपना गेम खेल दिया और उनकी बातों में उन्होंने, देखिए उन्होंने सावरकर का पुरस्कार लेने से मना कर दिया, तो उन्होंने अपना पक्ष एक तरफ से स्पष्ट कर दिया। और तिरुवनंतपुर वाली जो सीट वाला, उसको उन्होंने लोकतंत्र, कहीं पे वो गलत नहीं है। आप अगर पॉलिटिकली देखें और उसमें देखें तो कहीं पर भी वो गलत, अपने आप को बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं वो, और बहुत साफ सुथरे तरीके से खेल रहे हैं वो। अब इसमें कांग्रेस कितना अपने आप को डैमेज कर रही है, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बिना, जिस तरह से कांग्रेस ने उनके साथ व्यवहार किया है, जो नजरिया अपनाया है, उनसे दूरी बनाई है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये जो नजरिया है, वो जनता के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक गलत, कांग्रेस को लेकर एक गलत मैसेज तो पहुंचा ही रहा है। और अभी तो फिलहाल ये शुरुआत देखिए शहरी क्षेत्रों, तिरुवनंतपुर है, राजधानी है, तो शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से आप अगर भाजपा के, हर राज्य में भाजपा के बढ़ने का इतिहास अगर देखें, तो इसकी शहर शुरुआत हमेशा शहरी क्षेत्रों से होती है। सही कह रहे हैं। तो शहर से ही माहौल गांव तक पहुंचता है। तो ये जो शशि थरूर वाला मामला है और ये बीजेपी वाला जो मामला है, अभी तो भाजपा के लिए शशि थरूर वाला मामला एक विन विन सिचुएशन है। और जिस तरह से भाजपा ने हर जगह जो सेन बनाई, शहरी क्षेत्र के केरल के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास दिलाने में कामयाब रही कि आपका वोट खराब नहीं होगा। आप अगर भाजपा को वोट डालेंगे तो भाजपा चुनकर आ सकती है। तो अब देखना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने तिरुवनंतपुर से उठी इस जो उठा ज्वार उठा है, ये कहां तक पूरे केरल को, क्योंकि देखिए संघ वहां मजबूत है और बहुत तगड़े स्तर, करीब आज की तारीख में 5,500 से ज्यादा संघ की शाखाएं वहां पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। 22,000 से ज्यादा बूथों पर, 25,000 में 22,000 बूथों पर भाजपा के लोग मौजूद हैं। तो भाजपा संगठनात्मक ढांचे से कहीं कमजोर नहीं थी, बस उसको जरूरत है, जो उसका वोट प्रतिशत है उसको सीटों में बदलने की जरूरत है और जनता को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है। अभी एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है हैदर भाई, वो ये है कि अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में एक घटना घटी, बिल्कुल। एक मंदिर और मजार का, दरगाह का इशू हुआ, जो केरल, तमिलनाडु सरकार ने वहां के जो दीप स्तंभ है, वहां पर हिंदुओं को दीप जलाने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, एकल पीठ की जो मैं उनका नाम, जज साहब का नाम नहीं बता पा रहा हूं, याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया कि ये जो पूरा पहाड़ी है, ये साक्ष्यों के तौर पे, सबके तौर पे हिंदुओं का क्षेत्र है और यहाँ पे दीप प्रज्वलित करने की इजाजत दी जाए। तो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने क्या किया? तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने उस न्यायाधीश के खिलाफ, हाई कोर्ट के उस जज के खिलाफ, तमाम विपक्षी दलों के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ, जिसमें अखिलेश यादव और ये आपके पवार साहब की बेटी के साथ, इन सब के साथ इन्होंने एक महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर दिया। तो बैठे बैठे भाजपा को स्टालिन ने तमिलनाडु में एक उपहार दे दिया और हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट दिया उन्होंने। राज्य के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भाजपा को बैठे बैठे उपहार दे दिया। ये जो इसका जो असर है तमिलनाडु से सटे केरल के राज्य में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताया कि हिंदू समुदाय जो 52% है, जिसमें नायर, एझावा और नंबूदरी ब्राह्मण, ये तमाम लोगों को अगर भाजपा ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि आपका वोट खराब नहीं होगा और कम्युनिस्ट का
शासन अब खत्म होने वाला है, क्योंकि कम्युनिस्ट एक बार खत्म हो गई तो बहुत बड़ी चुनौती है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, क्योंकि भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कम्युनिस्ट नेतृत्व के लिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के सामने कि वो कैसे इस जो लहर चल रही है, उस लहर से, उस लड़ाई से वो कैसे निपटेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आप इसको देखिए, केरल में कम्युनिस्ट का सरकार, अब वहां पे आप क्या बोलेंगे, कैसी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, रामलीला के मैदान। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है हैदर भाई, मुश्किल ये है कांग्रेस के सामने कि वो आरोप तो लगा देते हैं, आरोप लगा के कोई ऑथेंटिक कोई सबूत, अदालतें हैं, शिकायतें हैं, कहीं पर तो ठोस सबूत के साथ आप बात करिए। लेकिन वहां तो अदालत जा रहे हैं और ना कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ जनता के बीच वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने से, माहौल बनाने से नहीं होगा। आपको एक प्रमाण के साथ जनता के बीच जाना पड़ेगा ना। प्रामाणिक तौर पे आप कुछ नहीं कह रहे हैं, बस आप बम पे बम की बात कर रहे हैं, कुछ चीजों के आधार बात कर रहे हैं, उसको आप अदालत में लेकर जाइए, अदालत में लड़िए ना लड़ाई। चुनाव आयोग के खिलाफ आपको सबूत है तो उसको लड़िए। तो वो लड़ाई वो लड़ नहीं रही, बस हंगामा मचाने से नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का वातावरण एक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और जिस तरह से जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, वो उससे निपटना मुझे नहीं लगता कि अभी कांग्रेस के पास उसका कोई तिकड़म, उसका कोई तोड़ अभी कांग्रेस निकाल पाई है। बल्कि भाजपा अभी 2026 के जो विधानसभा चुनाव होंगे वो बहुत दिलचस्प होने वाला है केरल में। और भाजपा की कोशिश ये होगी कि बीजेपी की कोशिश ये होगी कि वो नंबर 2 की लड़ाई तक पहुंचने की कोशिश, हालांकि बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा गैप है, जमीन और आसमान जैसा फर्क है, लेकिन ये है कि तिरुवनंतपुर की जीत और दो नगर पालिकाओं की जीत और कुछ दर्जन 26 नगर पंचायतों की जीत, ये जो ग्राम पंचायतों की जीत, इससे उसको एक उम्मीद जगी, एक सूरज निकला टाइप की बात हो रही है। और सूरज निकला और कमल खिला टाइप का जो भाजपा का नारा है, तो वो इसीलिए प्रधानमंत्री, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, ये लोग सब इस बात से बहुत गदगद हैं कि उनकी जो सालों की अथक मेहनत है, वो मेहनत ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर रंग दिखाया है। निश्चित तौर पे ये जो तिरुवनंतपुर से जो माहौल बना है, वो मुझे लगता है हैदर भाई कि वो अब जो है वो बहुत बड़ा उत्साह भाजपा के जो वहां के कार्यकर्ता हैं केरल के, उनके लिए च्यवनप्राश का काम करेगा, उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। जो इतना उन्होंने खूनी संघर्ष देखा है, इतनी उन्होंने हत्याएं झेली हैं, इतना संघ के स्वयंसेवकों का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो वहां पे खूनी खेल हुआ है, मुझे लगता है कि उनके बीच अब एक बहुत उम्मीद वहां पर भाजपा के खेमे में आई है इस चुनाव के बाद। सीधा जी, आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, आप अपने अनुभव से एक चीज बताइए, अभी कहीं डिक्लेयर नहीं हुई है, कि जो पोस्टर बॉय की बात चल रही है, जो पोस्टर बॉय मिसिंग है भाजपा का केरला में, वो शशि थरूर ही होंगे और शायद कुछ क्या अंदर पीछे के खाने में कोई सेटिंग चल रही है कि मुख्यमंत्री का घोषित करो या ये करो, इस तरह का कुछ चल रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो चर्चा चल रही है, तो क्या वो होंगे पोस्टर बॉय? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, भाजपा तो इस मौके को लपकने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। भाजपा तो इस अवसर को दोनों हाथों से लपकना चाहेगी और भाजपा ने बहुत बड़े-बड़े चेहरों पर दांव लगाया है। अभी वहां पर मुझे याद है कि जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, वहां पे केरल की जो डीजीपी हैं, उनका नाम श्रीलेखा है शायद, चंद्रलेख श्रीलेखा, तो वो अभी एक बहुत बड़ा फेस बनकर उभरी है वहां पर हैदर भाई। डीजीपी हैं और वो उनका जो पुलिस का जो कार्यकाल था, वो बहुत उल्लेखनीय कार्यकाल है। लोग वहां पे मिसाल देते हैं पूरे केरल में। तो एक तो नगर निगम के चुनाव में जहां तक संभावना है कि उनके मेयर बनने की भी संभावना है, तो एक तो वो बहुत बड़ा चेहरा है। फिर उसके बाद अगर शशि थरूर जैसा चेहरा भाजपा के साथ अगर आता है, तो निश्चित तौर पर भाजपा को, मतलब समझ जाइए, एक तरह से मेरे को तो लगता है कि भाजपा को लॉटरी लगने जैसा होगा। लेकिन अब ये है कि शशि थरूर इस पूरे, क्योंकि शशि थरूर भी एक मंझे हुए राजनेता हैं और जिस शानदार तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं
राजनीति की पिच पर, तो वो एक बहुत मंझा हुआ बहुत, क्योंकि वो कहीं पे भी गलत, पॉलिटिकली कहीं गलत नहीं हो रहे, वो फायदा हो रहा है बीजेपी को, और उसके लिए गलत, अगर आप उसको पूरा 360 डिग्री अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि कांग्रेस को वो गलती करने के लिए उकसा रहे हैं, ऐसा लगता है। बार उनकी जो कोशिश है वो कांग्रेस को गलती करने के लिए उकसा, क्योंकि कांग्रेस अगर उन पे ऊपर हमला करती है, कांग्रेस अगर उनको पार्टी से निष्कासित करती है, करती है। तो ये जो है, ये जनता के बीच एक सेंटिमेंट बनकर उभरेगा, क्योंकि वो उन्होंने जो भी अब तक बातें रखी हैं वो बहुत टू द पॉइंट और बिल्कुल सधे हुए पॉइंट पे रखी है। तो उन्होंने अपनी इमेज को तो बहुत साफ सुथरा और बचा कर रखा है जनता के बीच में। तो कांग्रेस क्या ये जोखिम उठाने को तैयार है कि शशि थरूर को पार्टी से निलंबित या निष्कासित कर पाएगी? अगर शशि थरूर को, और शशि थरूर पूरा मौका दे रहे हैं, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि आओ और ललचाने वाली जो बॉल जो होती है, तो शशि थरूर बहुत ही चालाकी से अपनी गुगली, राजनीति की गुगली फेंक रहे हैं, जो समझ में आ रहा है दूर से। अब उसको देखते हैं कि और भाजपा इंतजार में बैठी है और कांग्रेस से गलती करवाना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस ने ये कर दिया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जो उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठी है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भाजपा इसका फायदा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। तो ये एक बहुत दिलचस्प कहानी केरल में आएगी, और ये मुझे लगता है कि जल्द होगा हैदर भाई, होना होगा, मुझे जिस तरह से लग रहा है। अगर इसको समय रहते नहीं संभाला गया तो ये गलती कांग्रेस यहाँ, अगर ईगो और अहंकार और जिस तरह से वो अगर हावी रहा और कांग्रेस उनको मनाने में नाकामयाब रहती है, तो निश्चित तौर पर ये जिस तरह से इस चुनाव में देखिए कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है। इस चुनाव में सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को हुआ है नगरीय निकाय के चुनाव में, और ये कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे मौके में क्या वो ऐसी गलती करेंगे, ये देखना, ये राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक होगा कि शशि थरूर पर वो क्या निर्णय लेते हैं। ये राहुल गांधी और कांग्रेस की परिपक्वता का परिचय यहां पर आपको मिलेगा, और ये तय करेगा कि अगर शशि थरूर के मामले में कांग्रेस ने गलती की, तो जो बहुत संभावनाएं कांग्रेस के अंदर 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर दिख रही है, उस पे एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। सर, हम लोग अभी जो मैं सवाल पूछना है उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। अभी भाजपा की बात चल रही है, तो क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, तो 2 नए अध्यक्ष बने हैं यूपी के और पूरे भाजपा के, तो उनके बारे में एक-एक लाइन की टिप्पणी करके हम लोग फिर आगे पूरा इस पे चर्चा करते हैं। मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, जिस तरह से भाजपा के पर्सपेक्टिव से आप बात करेंगे तो बहुत बड़ा विषय है हैदर भाई। लेकिन ये है कि भाजपा ने, छोटा मुंह बड़ी बात होगी या पता नहीं क्या है, कुएं के मेंढक को समुंदर में उतार दिया है, ये जान लीजिए। और युवा चेहरे, जिस तरह से यूपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी बनाए गए हैं, और 45 साल के युवा, सबसे कम उम्र के, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के नितिन नवीन को बिहार से लाकर कायस्थ समुदाय के, उनको भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। अगर वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो सबसे कम उम्र के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, 45 साल के। ये बहुत बड़ा दांव है। लेकिन युवाओं के बीच भाजपा एक मैसेज देने में लगातार कामयाब हो रही है, जेन जी को साधने में भाजपा कामयाब हो रही है, और भाजपा ये संदेश देने में कामयाब होने जा रही है कि यहां पर कोई भी कार्यकर्ता देश के, उसके पास अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक सपनों को पूरा करने का पूरा अवसर अगर किसी पार्टी में है, कोई भी आदमी देश के आखिरी छोर में बैठा अंतिम व्यक्ति से भी इस प्रधानमंत्री के हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचाने का कोई मादा रखता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बीच ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रही है कि वो
मुझे अभी फिलहाल पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही पर है और ये बहुत बड़ा दांव है। कुएं के मेंढक को महासागर में उतार दिया गया है। अब देखते हैं कि कैसे क्योंकि पूरी पार्टी बहुत ताकतवर है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई असफलता की कोई बहुत गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती क्योंकि उस नितिन नवीन जी को सँभालने में पंकज चौधरी को पूरी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा संगठन है कि मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया और सकारात्मक प्रभाव सामने आना चाहिए। चलिए देखिए इन दोनों चेहरों पर क्यों किया है और इसका क्या राजनीतिक मायने है, इस पर हम लोग अलग से एपिसोड बनाएँगे, प्रॉपर बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल। करेंगे और इस पे आपको डिटेल में बताएँगे कि ये कदम क्यों उठाया गया है और कितना बड़ा ये राजनीतिक कदम है। 2 युवाओं चेहरों को एक कुर्मी समाज से, एक कायस्थ समाज से लाया गया है। 2027 में यूपी का चुनाव भी है, क्या खेल वहाँ का सोचा जा रहा है, क्या होगा, सब कुछ आपको खुलासा होगा, श्रीधर राव खुलासा करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने आपको केरला की सीट के बारे में बताया कि 1940 से आरएसएस काम कर रही थी और 2025 में खत्म होते-होते साल अब में तो 26 उन आ गया। हाँ। 26 आ गया है 25 और 2025 खत्म होते-होते साल में वो जीते हैं 50 लोग जीते हैं उस समय तो राजधानी में जीते हैं और ये जैसे श्रीधर जी ने बताया कि भाजपा शहर की पार्टी मानी गई है, फिर गाँव में अब चला है। तो यहाँ से शुरू होकर कहाँ जाता है सफ़र, जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर बताया जाएगा। श्रीधर जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला और हमें जल्दी ही दोनों अध्यक्ष के बारे में बताइएगा और अंदर की इनसाइट बताइएगा कि ये आरएसएस के किस खेमे से इनको सपोर्ट मिला है कि यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये भी आप बताइएगा अंदर की बात। तो जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पे बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। कुछ जाते-जाते कहना चाहेंगे श्रीधर जी आप? बस आप अपनी चर्चा को यूँ ही निष्पक्ष और प्रभावी बनाते रहिए अपनी चर्चा के माध्यम से। तथ्यों के लिए आप मुझे बुलाते हैं, तो मैं तथ्य ही प्रस्तुत करना चाहूँगा। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया, नमस्ते। नमस्कार।